पलवशा सुनो। लारेब स्कूल के ग्राउंड में बैठे हुए बोली। वो जो नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी इसकी तरफ मतवज्जो हुई। बोलो क्या है यार, मैं सोच रही कि फ़ंक्शन की शॉपिंग दोनों साथ करें। हाँ ठीक है, कल कल चलते हैं, वैसे भी कल इतवार है। हाँ हम रास्ते से गोलगप्पे भी खाएंगे, लारेब पुरजोश अंदाज में बोली। यहिया सुनो, रमशा आवाज़ देते हुए बोली। रमशा अशर की दोस्त थी और यहिया को एक आंख नहीं पाती थी। बोलो, यहिया मसरूफ़ से अंदाज में बोला। कैसे हो? तुमसे बेहतर। कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में चलोगी? वो स्पाट लहजे में बोला। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तुम बुरा ही मनागे? वो उदास सा होकर बोली। यहिया इसको इग्नोर करके अशर के कमरे की तरफ बढ़ गया। अशर यहिया की आवाज़ पर चौंका। यहिया तुम कब आए? 23 साल पहले। अशर इसकी बात पर हंस पड़ा। कैसे आना हुआ जनाब आपका? यार चल शॉपिंग पर चलते हैं, कुछ चीज़ें लेनी हैं। यहिया सॉरी मगर आज मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, कल चलते हैं ना? वैसे भी कल इतवार है, मुझे ऑफिस से भी छुट्टी है। अच्छा चल कल फिर रेडी रही। इनकी आवाज़ें मध्यम होती गई। अगली सुबह सूरज तुलू हुआ मगर बादलों ने सूरज को छुपा दिया था, जिसकी वजह से बाहर का मौसम और भी खुशगवार हो गया था। पलवशा शीशे के सामने खड़ी अपने खूबसूरत बाल संवारने में मसरूफ़ थी कि इसका फ़ोन बजा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो लारेब? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, कहाँ मरी पड़ी थी, कब से फ़ोन कर रही हूँ यार, अभी उठी हूँ ना। हाँ टाइम देखो, 1 बज रहा है और हमने जाकर वापस भी आना है, मेरा बाज़ार रहने का कोई इरादा नहीं है। ओ तेरी लारेब, मैं तो भूल ही गई कि हमने जाना। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज़, मुझे हैंडसम से पैसे लेने हैं, वो चले जाएंगे। लारेब कुछ सुना रही थी मगर पलवशा फ़ोन रख चुकी थी। पलवशा सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। इफ्तिखार साहब का घर 2 मंजिली था। ऊपर 2 कमरे थे, एक पलवशा का और दूसरा फ़ाहद का, और वो भागती अपने बाप के कमरे में गई। नीचे वाली मंजिल में 3 कमरे थे, एक इफ्तिखार साहब का, एक स्टोर रूम और एक ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। पलवशा कितनी दफ़ा बोला है सीढ़ियाँ आराम से उतरा करो, कौन पीछे लगा होता है? साडा हक एथे रख। वो इफ्तिखार साहब की बात इग्नोर करते हुए बोली। कौन सा हक? हैंडसम, आप भूल गए ना, मैंने आपको कहा था मुझे पैसे चाहिए, मैंने शॉपिंग करनी है। शॉपिंग की क्या ज़रूरत, इतने कपड़े जो चीज़ें अंदर पड़ी हैं उनका अचार डालना है। ज़मीना बेगम फ़ौरन बोली। हाँ मामा, अचार डाल लूँगी, वैसे भी आपको बहुत पसंद है ना? वो शरारती अंदाज में बोली। अच्छा ये लो पैसे, और मैं जाते वक्त तुम लोगों को साथ कमर्शियल उतार दूंगा। मैं भी इसी तरफ से जा रहा। कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी में एक जगह का नाम है जहाँ हर किस्म के खाने की दुकानें मौजूद हैं और साथ ही कपड़ों की बड़ी छोटी दुकानें और मॉल भी मौजूद हैं। पिंडी के लोग ज़्यादातर इसी जगह से ख़रीदारी करते हैं। ठीक है, बस जोहर की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, मैं लारेब को भी बता देती। साथ ही वो उठ के कमरे से बाहर निकल गई और ज़मीना बेगम इसको सुलगती आंखों से जाता देखती रही। दूसरी जानिब असफद खान के फ्लैट पर भी बादलों ने सूरज को छुपा रखा था। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अशर बेटा कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आप आज सुनाएं आंटी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी यहिया कहाँ है? वो तो सो रहा है, खैरियत है? ज़मीना बेगम ने परेशानी से पूछा। हाँ आंटी सब ठीक है, वो आज हमने बाहर शॉपिंग पर जाना था। खैर मैं जगाता हूँ इसको। अशर यहिया के कमरे की तरफ बढ़ गया। पलवशा सुर्ख रंग का लॉन्ग फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामा पहने, बालों की ऊंची पोनी बनाए, सर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। इसकी निस्बत लारेब जामनी रंग की शलवार कमीज़, सेब तन किए बालों की फ्रेंच चुटिया बनाए,
दुपट्टा सर पर लिए पलवशा को कह रही थी, पल्लो चलो निकलो, अंकल बुला रहे हैं। इनकी तरफ लड़कियां सर पर दुपट्टा लिए बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी, और वैसे भी अच्छे घराने की लड़कियां बिना सर पर दुपट्टा लिए घर से बाहर नहीं निकलती। हाँ चलो, मैं तो कब से तैयार हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली। जी जी, घंटे की तो कमरे में तुम्हारे फरिश्ते खड़े हैं ना, ड्रामेबाज। उफ लारेब, कितना बोलती हो। चलो वरना हमें लोकल जाना पड़ेगा। लारेब ने एक नज़र पलवशा को देखा। पलवशा ने आगे से इग्नोर करती बाहर निकल गई तो लारेब भी इसके पीछे चल पड़ी।